हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इफ़ आप अभी क्लास 9th से क्लास 10th की साइड आए हैं तो आपके लिए चैप्टर थोड़ा सा न्यू होगा क्योंकि इसमें आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्सटेंड किया गया है। आई नो कुछ पुराने टॉपिक्स भी हैं इसमें, लेकिन पुराने टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया है, दैट इज़ वाई थोड़ा सा न्यू है। अदरवाइज़ आप इसे एक बार अगर इजीली समझ लेंगे तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये चैप्टर आपका स्टार्ट होगा आपकी प्रीवियस नॉलेज से, जो कि है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो चेंज इन नेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फिज़िकल और केमिकल चेंज। चेंजेस को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, फिज़िकल और केमिकल। अब सबसे पहले फिज़िकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ये टेम्परेरी होता है नेचर में, मतलब इनको रिवर्स किया जा सकता है, जैसे ये थे इनको वैसे ही लाया जा सकता है। और इसमें किस किस चीज़ में चेंज होता है, चेंज इन शेप होता है, चेंज इन साइज़ होता है, और भी कई सारे चेंजेस हो सकते हैं जिसके ये अंडर को जाता है अपनी नेचर में। अब इसका आप एग्ज़ाम्पल पूछे तो मैं दे सकता हूँ। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पेपर इज़ टॉर्न, मतलब हम एक पेपर को फाड़ते हैं तो क्या होगा, उसकी जो शेप है या फिर उसकी जो साइज़ है वही चेंज होगी, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं की जा रही है। तो ये हो गया फिज़िकल चेंज। और वहीं होता है वाटर टू आइस। अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है तो वो वाटर ही, लेकिन बस वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म की तरफ जा रहा है। ये था हमारा फिज़िकल चेंज। आई थिंक ये आपको अब अच्छे से रिमाइंड आ गया होगा। अब केमिकल चेंज पे आते तो ये परमानेंट चेंज होते हैं, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और जब जो सब्सटेंस जो है वो चेंज से पहले एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो चेंज के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एक नए सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएगी। कैसे, जैसे कि देखिए एक पेपर को अगर हम जला दें तो क्या होगा, वो ऐश बन जाएगा। वो पहले पेपर था लेकिन अब वो क्या बन गया, ऐश। वो बिल्कुल जो चीज़ पहले थी वो बिल्कुल चेंज होकर दूसरी चीज़ बन गई। ऐसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी केमिकल चेंज में ही आता है। अब आप पूछेंगे क्यों। ये वाला टॉपिक भी आपके इस कोर्स में होगा और इसका आंसर भी आपके टीचर्स ने आपको लिखवाया होगा। अभी हम आगे देखते हैं इफ़े कवर होता है तो उसमें, लेकिन अभी के लिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब बस यही देख लीजिए कि ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ये सिचुएशंस थी कुछ जिसमें फिज़िकल और केमिकल चेंज बताया गया है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे चेंज इन शेप हो रहा है इसका, यहाँ पे स्मॉल से बिगर हो रहा है तो ये साइज़ चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, ये सॉलिड है, यहाँ से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। थस देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन फिजिकल चेंजेस। मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में या फिर उसके मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ या तो शेप चेंज हो रही है या फिर उसका साइज़ चेंज हो रहा है या फिर उसकी एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में जा रहा है, लेकिन वो चीज़ वही रह रही है। लेकिन केमिकल चेंजेस में एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है जहाँ पे एटम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस आर रीअरेंज्ड और कंबाइंड। लाइक पेपर इज बर्न टू गेट ऐश, इन रेस्पिरेशन O2 गेट्स कन्वर्टेड टू CO2। क्या कहा गया है कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है बस वो रीअरेंज होके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। कैसे, जैसे रेस्पिरेशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे क्या होता है O2 जो है
देखिए मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन क्यों होता है। O2 जो है वो किस में चेंज हो जाता है हमारा, CO2 में। मतलब हम इनहेल तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो हम क्या रिलीज़ करते हैं, CO2। मतलब ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया, CO2 में। ये केमिकल चेंज है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आगे देखते हैं। So that means whenever a chemical change occurs, we say that a chemical reaction takes place, and this is what we study in details. So जब भी हम देख रहे हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो O2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, CO2 में। तो ऐसे ही ये तो बहुत छोटा सा था, अभी बड़े बड़े भी इसमें चेंजेस होते हैं। तो वहाँ पे भी जो भी चेंज होता है उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर हो रहा है। तो यही चीज़ हम अपने क्लास 10th में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी केमिकल रिएक्शन की डिफाइन, तो एक प्रोसेस है जिसमें एक फॉर्म केमिकल सब्सटेंस की चेंज हो रही है किसी दूसरे फॉर्म में और नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। मीन्स वो जैसे पहले थी अब वो वैसी नहीं रहेगी। जैसे कि हमने देखा कि जैसे पेपर जब बर्न किया गया तो पहले वो पेपर था, लेकिन जब उसको बर्न कर दिया तो वो ऐश बन गया। मतलब वो बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो गई। पेपर की प्रॉपर्टीज़ दूसरी होती है और ऐश की प्रॉपर्टीज़ दूसरी होती है। जैसे पेपर को हम बर्न कर सकते हैं लेकिन ऐश को हम बर्न नहीं कर सकते, वो वैसी ही रहेगी। ऐसे ये कई सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है किसी भी रिएक्शन में। और क्या होता है, वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस इन आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी कई सारे चेंजेस को देखते हैं। जैसे कि आयरन रस्ट हो रही है, आयरन पे रस्टिंग चढ़ जाती है। देखते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स जो है उसको अगर हम ओपनली बाहर रखे रहते हैं तो उस पर रस्ट की एक लेयर चढ़ जाती है। या फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अगर ग्रेप्स सड़ जाते हैं तो वो वाली चीज़। डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में, ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है समर्स में, एक नया चीज़ फॉर्म हो जाती है, ये भी केमिकल चेंज है। वाटर ऐड किया जाता है क्विक टाइम में, उससे भी एक नई चीज़ फॉर्म होती है। और क्रैकर्स बंद किए जाते हैं तो भी एक नई चीज़ फॉर्म होती है। सारे चेंजेस हैं जो कि हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। आपसे अगर कोई पूछे एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस तो आप ये वाले भी लिख सकते हैं साथ में, या फिर रिएक्शन पूछे कोई तो आप वो भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आपको साथ में फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, तो वो अभी हम देखते हैं आगे किस किस चीज़ का क्या क्या फार्मूला है। और एक और चीज़ है दैट वी कैन से दैट any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. अब हम कैसे पता लगाएं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है या फिर केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 5 कंडीशंस होती हैं। There are 5 examples, 5 observations we can say, जिससे कि हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, कोई भी स्टेट उसकी चेंज होगी। सेकेंड, कलर में चेंज आएगा, ब्लैक से ग्रीन होगा, ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा, या फिर ऐसा कोई भी चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, और एक 5th पॉइंट एक और होता है, लेट मी राइट इट फॉर यू। द 5th पॉइंट इज फॉर्मेशन
ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से अगर हमें कोई भी पॉइंट दिख जाए, सो वी कैन इजीली से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यस, सो दीज आर द फाइव फैक्टर्स जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन या फिर चेंज हुआ है या नहीं। ये 5 हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। एंड ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको मार्क करके भी अपने पास रख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। You may perhaps be wondering as what is actually meant by chemical reaction. So देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशंस जो भी हमने देखे थे उनके बारे में हमें बताया गया एग्जाम्पल के साथ। चेंज इन स्टेट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे कि आइस से वाटर बना, तो ये चेंज इन स्टेट है। लेकिन ये कैसा हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन इट डजेंट मीन कि फिजिकल में होगा। अगर इसके साथ ही वाला भी हो रहा है तो ये केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा, इफ बोथ दिए हुए हो तो साथ में। लेकिन इफ सोलो अकेला ये वाला दिया हुआ हो चेंज इन स्टेट, तो आप लिखेंगे केमिकल चेंज। चेंज इन कलर, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कीलों पे रस्ट पड़ गई है आयरन नील्स पे, से केमिकल चेंज है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्यूल्स। जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो फिर उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो ये भी केमिकल चेंज है। और एग्जाम्पल किसका है? एवोल्यूशन ऑफ गैस का। देखिए सारी चीज़ों के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्लियरली गिवन है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर वाइल कुकिंग। अच्छा देखिए यहाँ पे कलर में ये भी आता है कि जब हम कुक करते हैं वेजिटेबल्स तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो भी केमिकल चेंज है। और टेम्परेचर में भी जो फूड है जब वो बिल्कुल गरम गरम होता है तो वो हॉट होता है और थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो ये भी केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होंगे। किस किस से, वह भी हम देखते हैं। सो ये पूरी एक्टिविटी है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसकी हम अभी रिएक्शन पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट आप वीडियो को स्टॉप करके इसको इजीली पढ़ सकते हैं। मैं आपको वैसे ही शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या हुआ। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने आपस में रिएक्ट कराया, तो हमारे पास क्या मिला हमें? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। एंड दिस इज टू टेल यू दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। यू कैन राइट ओवर हियर इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ यू वांट आप एक रजिस्टर साथ में लेके बैठिए और जो जो इम्पॉर्टेंट डिफाइंस या फिर रिएक्शंस आ रही है वो आप लिखते चलिए साथ साथ। एंड ये अभी आप देखेंगे कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट एक टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का, उसका ये एक एग्जाम्पल भी है। क्या हुआ यहाँ पे, जो सोडियम है वो रिएक्ट कर गया क्लोराइड के साथ और बन गया सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जो था वो रिएक्ट हो गया सल्फेट के साथ और बन गया बेरियम सल्फेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है। अभी आप देखेंगे जब डबल डिस्प्लेसमेंट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जस्ट आप एक लर्निंग के टाइप में से देख लीजिए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्म क्या होगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब किस किस को हम रिएक्ट करवाएं जो फॉर्म हो जाए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो आपको ये वाले भी पूछ लिख सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकता है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा।
तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, ऑल तो बहुत ईजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा इसमें, मैग्नीशियम जो रिबन है उसको हम लेंगे और उसको हम कैंडल से या फिर किसी भी चीज़ से हम उसे बर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे हमें सैंड पेपर से अच्छे से रब करना है। एंड अभी देखते हैं क्यों लर्न करना है। आई थिंक इसमें आंसर दिया हुआ है, इफ़ नहीं दिया हुआ तो फिर मैं आपको बता दूँगा, लेकिन अभी वेट करते हैं। उसको हमें सैंड पेपर से रब करना है और फिर उसे बर्नर से, कैंडल से, किसी भी चीज़ से हमें उसे बर्न करना है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, वाइट डेजलिंग फ्लेम्स जो होंगी वो आएंगी और साथ में वाइट एज जो है वो चाइना डिश में कलेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होना है, जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नेम आई थिंक नहीं दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा। आई एम राइटिंग मैग्नीशियम आप समझ जाइए, ऑक्साइड में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, किससे, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ऐसे बर्न करने से। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, सो लेट मी फर्स्टली टेल यू द आंसर। जो भी मैं कह रहा था कि इसको सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है, तो क्या होता है इस पर जब ये रखा रहता है तो यहाँ पे जो एयर में जो मॉइस्ट है उससे इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, जो कि ये वाला जो रिएक्शन है इसको टेक प्लेस नहीं होने देती है। सो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें इसे पहले सैंड पेपर से अच्छी तरीके से रब करना पड़ता है ताकि ये क्लीन हो जाए और फिर ये जो रिएक्शन है वो इजीली हो पाए। सो यही रीज़न है कि इसे हम सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी बन के पूछा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपने ये लर्न करा होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस ये मैं आपको बता चुका हूँ, सो मैं बता नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देख लीजिए और जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर इम्पॉर्टेंट सब पे आप लिखते हुए चलिए। क्या आ रहा है यहाँ पे, जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आप वरना यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे। यहाँ पे दो एक्सेप्शनल केस आते हैं, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो एग्ज़ाम में अगर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए तो आप उसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, सेम आंसर बनेगा। बस ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगी। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा रिएक्शन को देखिए कि जो जिंक है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी साथ में। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है जब मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ गैस बताया था। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता चलता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, that which gas is released during the reaction of zinc plus hydrochloric acid and how do we get to know that hydrogen gas is released, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक बर्निंग कैंडल लेके जाइए वहाँ जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेके गए हैं, एंड व्हाट यू विल सी, पॉपिंग साउंड आने लग जाएगा वहाँ से।
एंड इफ पॉपिंग साउंड विल कम देन वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस ही वहाँ पे रिलीज हो रही है। एंड ऑक्सीजन गैस का हमें कैसे पता चलता है? O2 गैस रिलीज हो रही है। अगर इस कैंडल की जो फ्लेम है ये और ज़्यादा राइज होने लग जाए तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन गैस में कैसे पता चलता है? जब यहाँ से पॉपिंग साउंड आने लग जाए। सो ये था इस रिएक्शन में। आगे देखते हैं। सो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसकी डिफाइन दी हुई है। इसमें रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। और केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसमें सिंबल से शो किया जाता है किसी भी रिएक्शन को। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कि वर्ड्स शो करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अब देखिए जहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया गया है तो टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हम रिएक्शन में एक्टिविटी में भी पहले पढ़ के आए हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी देखिए बस यहाँ पे लिखने का वे हमें बताया गया कैसे लिखना है। मैग्नीशियम का सिंबल हम यहाँ पे लगाएंगे, देन ऑक्सीजन का सिंबल O2 और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है इसकी वर्ड इक्वेशन और ये है इसकी केमिकल इक्वेशन। एक और है यहाँ पे, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू यील्ड जिंक क्लोराइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये भी हम ये एक्टिविटी में अभी भी करके आए हैं और ये जो इसके नीचे दिया हुआ है ये भी हम एक्टिविटी में अभी करके आए हैं। तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी। यहाँ से भी आप इनके फॉर्मूलाज देख सकते हैं। एंड यस, ये जो एरो यहाँ पे नीचे की साइड शो कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, PPT का फॉर्मेशन हो रहा है। PPT रिप्रेजेंट प्रेसिपिटेट। और कैसा कलर का प्रेसिपिटेट? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। सो ये PPT का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी आपके अभी आगे जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जहाँ पे PPT का एक क्वेश्चन भी है आपके NCERT में, वहाँ पे भी आपको ये वाला एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सो चलिए अब आगे देखते हैं आप कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। सो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम होते हैं इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। सो आपको समझ नहीं आया गया होगा, अभी हम एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्या नीड है हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? सो इसका आंसर है, इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। सब कैसे बैलेंस करते? तो हिट एंड ट्रायल मेथड है इसको बैलेंस करने का किसी भी केमिकल इक्वेशन को। हिट एंड ट्रायल तो है ही, लेकिन जब आप एक बारी इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बिल्कुल डायरेक्टली भी ऐसे देख के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी ये डिफ़िकल्ट होगा इसलिए आप हिट एंड ट्रायल देखिए। FeH2O मैं वो वाला मेथड भी आपको सिखाना होगा जो कि सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। Fe plus H2O will give Fe3O4 plus H2। सो ये यहाँ पे केमिकल इक्वेशन ली गई है और ये अनबैलेंस्ड है। सो हमें इसको बैलेंस करना, देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। सो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे जहाँ पे हम जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड मतलब जितनी भी हमारे पास चीज़ें दी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था Fe, तो हमने Fe लिख लिया। H दिया था हाइड्रोजन, H लिख लिया, और O दिया हुआ था वो हमने O लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, Fe
ओ और एच। इसके अलावा अगर और कुछ भी हो तो आप वो भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन सेम होगा तो बस आपको यही लिखनी है यहाँ पे। ऐसे कॉलम बना के एलिमेंट FEH और O, 3 चीज़ हमें दी हुई थी, हमने लिख ली। अब हम LHS और RHS लिखेंगे और यहाँ पे क्या करना है कि हम देखेंगे let me just write it here. So just I have written it over here. हम देख रहे हैं कि FE के राइट हैंड साइड पे देखिए ये LHS है, ये वाली जो साइड है ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली जो साइड है ये RHS है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले FE लिखा है तो हम FE पे जाएंगे। FE के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बस 1 ही यहाँ पे इसका एलिमेंट है या फिर वी कैन से एटम है, और यहाँ पे FE के साथ में कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, मतलब ये FE यहाँ पे 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब मैं गया राइट हैंड साइड पर, मैंने देखा यहाँ पे FE के साथ 3 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिखा है, मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। O यहाँ पे O के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पे O के साथ 4 लिखा है तो मैंने 4 लिख दिया। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा FE के साथ बैलेंसिंग। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी 3 लगा लूँगा। जो नीचे स्टेप्स लिखे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि आपको अगर आप बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे तो आप पजल हो जाएंगे। सो जस्ट डू लाइक इन द वे आई एम डूइंग। सो मैंने यहाँ पे भी 3 लिख दिया, 3 यहीं लिखा जाएगा इसके सामने, एंड यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं नीचे की साइड पे, हमें जो भी लिखना है सब कुछ आगे ही लिखना है। तो ये तो हो गया 3, और ये हो गया यहाँ पे 3, और अभी हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है, ऑक्सीजन पे आए तो ऑक्सीजन यहाँ पे बने, यहाँ पे 4 है, तो अब यहाँ पे भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये तो यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के आगे भी 4 आ गया। हम यहाँ पे दिस इज टू रिमाइंड यू, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, हमें जो भी लगाना है वो पूरे के आगे ही लगाना है। सो हाइड्रोजन के आगे भी 4 आ गया, तो ये 4 और इसमें पहले से यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो 4 इंटू 2 होके हो जाएगा 8। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गए हाइड्रोजन के 8, और यहाँ पे है 2। तब मुझे यहाँ पे भी 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से इसके आगे मुझे 4 लगाना पड़ेगा, जब यहाँ पे 4 2 8 होके 8 हो पाएगा, और ये सारे के सारे अब बैलेंस हो गए हैं। देखिए बिल्कुल बैलेंस वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से चेक करिए। Fe के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के 4 2 8, यहाँ पे भी 4 2 8 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। एक और वे है इसे करने का, वो क्या वे है देखिए, मैं दोबारा अच्छा करता हूँ। ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये देखिए हमारी इक्वेशन है, एंड दिस इज टू टेल यू, अगर आपने ये वे देख लिया तो आपको इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जस्ट लिसन दिस वन वेरी
केयरफुली। सो जस्ट आप बस यहाँ से बिना कुछ टेबल बनाए सिर्फ देखिए कि यहाँ पे Fe के 1 है और यहाँ पे 3 है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 3 लिख दीजिए। Fe हो गया यहाँ पे अभी के लिए बैलेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी H2 है, तो ये ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे O के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब 1 है, और यहाँ पे O के साथ 4 दिया हुआ है, तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 बनाने के लिए आगे 4 लगाऊंगा। दोबारा बताना, यहाँ पे हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, जो भी लगेगा वो पूरे कंपाउंड के आगे ही लगेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, लेकिन यहाँ पे 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 ज़ा 8, और ये बन गया हाइड्रोजन के यहाँ पे 8, और यहाँ पे बस 2 रह गया। तो अब यहाँ पे भी मुझे 8 बनाना है, तो मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 8 बन जाए। ऑफ कोर्स 4 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 बन जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8। इस तरीके से पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई है। देखिए हमें इतना सब कुछ भी नहीं करना पड़ा, हिट एंड ट्रायल मेथड भी इतना बड़ा नहीं करना पड़ा, हमने सीधा सीधा बिना कुछ करे इसी में ही इक्वेशन में ही इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, लेकिन if समझ में ना आए तो अभी आप स्टार्टिंग में इसको पूरा भी कर सकते हैं। सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे कुछ और आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, एक्सोथर्मिक भी दी हुई है और एंडोथर्मिक दी हुई है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है? जहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। सो ये होते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंड दिस वाज द मेजर डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फिर यहाँ पे 2 और एग्जाम्पल हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भी आप देख लीजिए। अब देखते हैं हम आगे। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड बिलो द इक्वेशन। अच्छा देखिए कहीं कहीं पे अभी आप आगे भी देखेंगे एक इक्वेशन जहाँ पे सिल्वर क्लोराइड ब्रोक डाउन होगा सिल्वर और क्लोरीन में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एरो के ऊपर सनलाइट लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे सनलाइट का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि इसको सनलाइट में जब रखा जाएगा तो ही वो ऐसा बनेगा। तो वही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर, प्रेशर, कई चीज़ें दिखाने के लिए हमें एरो के ऊपर या फिर नीचे चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ द ओनली थिंग जो इसमें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसी से ही आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सारे बने हुए, चाहे वो थोड़े से मोल्ड करके बने हुए, लैंग्वेज चेंज करी हुई हो, लेकिन सारे के सारे इसी में ही आपके कवर हो जाएंगे। सो कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड 5th वन एक और हम लेते हैं रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें होता है, तो वो अभी हम लेटर देखते हैं। अभी बस आप ये देखिए कि जो अभी इसमें जो गिवन है वो वाला अभी हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे किसकी जनरल फॉर्म में दी हुई है, जहाँ पे ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करके बना रहे हैं ए बी। मतलब ये सिंगल है और ये 2 चीज़ें रिएक्ट करके क्या बना रही हैं? एक सिंगल चीज़। तो इसमें यही होता है कि 2 चीज़ें रिएक्ट करके एक सिंगल चीज़ यहाँ पे बन जाती है। सो यही होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है जो कि आप वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लीजिए। इसकी अभी नीचे क्वेश्चन आएगी, वो हम अभी देखते हैं। सो इन द मीन वाइल आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इस एक्टिविटी को रीड भी कर सकते हैं। So here's the equation. क्या हुआ इसमें, हमने क्विक लाइम जो है जिसका फॉर्मूला होता है CaO, उसको हमने रिएक्ट कराया वाटर से और हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट भी साथ में रिलीज हुई, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक एक्सोथर्मिक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सोथर्मिक वर्ड, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया है क्योंकि इसमें साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। सो ये हमारी रिएक्शन थी। इसमें बस लर्न करने की चीज़ ये है कि आप एक एग्ज़ाम्पल एज ऐसे लर्न कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल सिर्फ आपसे पूछे जाएँ इसके, तो आप एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। एक और मैं आपको इजी सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कैल्शियम Ca plus O2 will give CaO, या फिर कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव कॉपर ऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो भी हम ऊपर भी देख के आए थे वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये चीज़ आपको बता दो कि कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखनी है, उसके मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। आपको जो भी इक्वेशन आप लिखेंगे आप उसको बैलेंस फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे कि अभी हमने एक ऊपर एग्जांपल देखा था, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। हमने देखा था मैग्नीशियम Mg प्लस O2 रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने देखा यहाँ पे मैग्नीशियम का वन है, यहाँ पे भी वन है, ठीक है बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं इस पूरे के आगे 2 लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 होगा और यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे भी इसके आगे भी 2 लगा दूंगा और ये हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। और ये किसका एग्जाम्पल बन गया, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो और भी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव H2O, ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का। सो ये भी आप सब देख सकते हैं, बहुत ईजी है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की डिफाइन भी दी गई है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। जो कि ये वाला रिएक्शन था, ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट राइट इट्स एग्जाम्पल, तो आप ये वाला एग्जाम्पल इसके साथ दे सकते हैं। सो हियर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये आपका एक्सोथर्मिक का आंसर हो सकता है। एंड एक ये वाला भी है। सो लेकिन इससे पहले क्वेश्चन होता है आपकी एक्सरसाइज में भी है, दैट वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो वो तो भी आप देख के आ चुके हैं, लेकिन एक इसका प्रॉपर आंसर भी आपके पास होना चाहिए, तो वो आंसर यहाँ से यहाँ तक है। So we all know that we need energy to stay alive, so we get this energy from the food we eat। ये एनर्जी हम किससे लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं।
हम सबको एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। और ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम जो फूड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज और जो ब्रेड्स है इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज बन जाते हैं ब्रेक डाउन होके। और ये ग्लूकोज जो है ये हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है सेल्स में और प्रोवाइड करती है एनर्जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, वहाँ भी इसे लर्न करेंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर, और ये कंप्लीट नहीं है, इसके साथ आपको यहाँ पे इसकी केमिकल इक्वेशन भी देनी पड़ेगी जो है C6H12O6 + 6O2 will give 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। और C6H12O6 कैसा फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। सो ये था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये भी एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है। आप ये भी देख सकते हैं। अब आता है सेकेंड टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल सब्सटेंस इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है टू फॉर्म वन और मोर सिंपलर सब्सटेंस। सो इसमें क्या होता है, एक कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है सिंगल, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए बी विल गिव ए प्लस बी। मतलब ये ए बी जो है ये अकेला है और ये किसमें बदल गया? ए प्लस बी में। एंड ऐसे ही चेंज नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए जिसकी वजह से चेंज होगा। तो वो क्या क्या है वो भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो किसमें बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, और CO2। और कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहते हैं हम? लाइमस्टोन को। सो ये कई जगह पूछ लिया जाता है कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला, तो वो है CaCO3, क्विकलाइम का CaO, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो यही एक्टिविटी हमें बताया गया। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें कुछ कंडीशंस चाहिए जिसमें कि ये चेंज हो सके। तो इस वाले में क्या वो कंडीशन थी कि हमने इसको हीट प्रोवाइड करी जब वो एक से दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जब हीट इसने एब्जॉर्ब करी तभी दो चीज़ों में फॉर्म हुआ है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो इफ समवन आस्क्स दैट ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, सो यू वुड से एंडोथर्मिक रिएक्शन, और साथ साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ये है। सो एंडोथर्मिक की डिफाइन के साथ आप ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है फेरस सल्फेट का। तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3। सो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये तीन चीज़ों में बदल जाएगा। ये भी एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, आप इसको भी लिख सकते हैं साथ में। एक चीज़ से तीन चीज़ें फॉर्म हो रही है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए जितनी भी एक्टिविटीज़ है सारी की सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। लेड नाइट्रेट का अगला एग्जांपल है। ये भी हीट से किसमें चेंज होगा? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सो वन सिंगल कंपाउंड से किसमें बदल गया? थ्री थिंग्स, 1 2 and 3।
आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एंड इट डजंट मीन कि आप इसको स्किप करते जाए, आपको लर्न भी करनी है सारी जितनी भी इक्वेशंस आ रही हैं। अब आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट activity, but still I'm not reading it for you. लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसमें हमने एक मग लिया है, उसमें मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लगाई हैं और टेस्ट ट्यूब में मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। नॉट इन टेस्ट ट्यूब, सॉरी, इन वाटर। जो हम इसमें वाटर भरेंगे उसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। एंड इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप ये वाली पूरी फिगर देख सकते हैं, ये इसका पूरा मॉडल है। सो इस तरीके से मैंने बिल्कुल सेट कर दिया सारा सामान। सो अब क्या करूँगा, मैं एक कैंडल जो है वो मैं इसके माउथ के जो यहाँ पे है यहाँ इसके नियर लेके जाऊँगा। तो मैं क्या ऑब्ज़र्व करूँगा कि सबसे पहली इसमें से जो चीज़ बाहर आएगी वो है हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें कैसे पता चलता है, पॉपिंग साउंड से। और दूसरी चीज़ जो बाहर आएगी वो आएगी ऑक्सीजन गैस, जो कि कैंडल को बर्न करने के लिए अलाउ करेगी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले कि इन्हें कैसे पता चलता है कि ये वाली चीज़ ही बाहर आ रही है। सो यू कैन डिटेक्ट इट। सो इसमें क्या हो रहा है, वाटर जो था उसको जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो वो किस किस में फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। 1 से फॉर्म हुआ 2 प्रोडक्ट्स। That is why it is decomposition reaction. आगे प्रोसीड करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इन सनलाइट। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हमारी फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन से रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो आप इन दोनों को ही आप साथ में लिखेंगे, उसमें एक ही वाली और एक ही वाली दोनों। सो इसमें क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड सबसे पहले, इसको जब हमने सनलाइट में रखा तो किस किस में फॉर्म हो गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। और इसको हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस करके ये वाली इक्वेशन पूरी फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो बन जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइन। सो ये सारी जो थी एंडोथर्मिक रिएक्शंस थी एंड ये सारी एंडोथर्मिक भी थी, बिकॉज इन सब में हीट भी साथ में रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी। सो दैट इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट ये कौन सी है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी है। आगे प्रोसीड करते हैं। सारी जो रिएक्शन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इन द केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कहाँ से, उसके कंपाउंड में से। देखिए जैसे कि था ए और बी सी, जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, ए जो है वो मोर रिएक्टिव था इसलिए वो सी के साथ रिएक्ट कर गया और उसने बी को इसमें से हटा दिया और वो खुद बन गया ए सी, और बी अलग से यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो गया ए सी प्लस बी। ये जितनी भी जनरल इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। सो इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये वाली जो टेबल है ये आपके बुक में भी दी हुई है, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में। तो आप चैप्टर नंबर 3 ओपन करके इसको फाइंड करके वहाँ से इसको लर्न कर लीजिए।
ये रिएक्टिविटी सीरीज है और इसी के अकॉर्डिंग जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मान लीजिए हमें दे दिया सोडियम के और साथ में दे दिया हमें CuSO4 तो इसमें क्या होगा, Cu हम देख रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है और पोटाशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो क्या होगा, जो पोटाशियम है ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट प्लस कॉपर। सो दिस वाज एन एग्जांपल। आप खुद भी बहुत सारी इसमें से इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं इजीली, बस मोस्ट रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव के साथ लेकिन होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि Cu प्लस KSO4 तो ये इसमें आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, ना ही कोई रिएक्शन होती। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि Cu प्लस KSO4 तो यू विल राइट नो रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट यही वाला कॉपर सल्फेट, इसके सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर दिए, आयरन नेल्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और खुद बन जाएगी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अभी देखिए नीचे शो भी करा गया है, ये देखिए Fe प्लस CuSO4 विल गिव FeSO4 प्लस Cu, मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये भी, और भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसके, ये सारे आप लर्न कर सकते हैं एंड आप इसको खुद भी बना सकते हैं। कोई भी रिएक्शन आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू मेक। बस आपको मोर रिएक्टिव वाला लेना है और लेस रिएक्टिव वाले के साथ कोई ना कोई हमारे पास कंपाउंड होना चाहिए, वो पूरा एक कंपाउंड होना चाहिए। तो कंपाउंड के लिए हम CuSO4 या फिर CuSO4 नहीं, SO4, SO3, NH3, आप कोई भी ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक खुद भी एक्टिविटी करनी है। सो ये आपके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको खुद करनी है और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर टाइप करके देना है, एंड देन आई विल चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो द रिएक्शन इन विच two compounds react with each other by exchanging their ions, so that reaction is called as double displacement reaction। देखिए यहाँ पे इसका हमें जनरल इक्वेशन भी दी हुई है बहुत अच्छे से। AB और CD था, तो इसमें क्या हो गया, A जो था वो C की जगह पे आ गया और ये बन गया AD, और C जो था वो A की जगह पे आ गया और बन गया CB। पीछे वाले नहीं चेंज होंगे, बस जो आगे वाले हैं वो ही अपनी जगह बदल लेंगे, CB और AD। बस जो C था वो A की जगह गया और A जो था वो C की जगह चला गया। There is no other change in it। सो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव BaSO4 प्लस 2NaCl। सो मैंने आपको ये वाला एक्टिविटी में भी अभी हमने पीछे बढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे। एज आई हैव सेड, देखिए यहाँ पे आ भी गया है ये वाला रिएक्शन, एंड मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक एरो का साइन था, जिसका मतलब था कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और वो वैसे प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा, वाइट कलर का।
आप यहाँ पे एरो डाल के लिखेंगे वाइट PPT। एक प्रेसिपिटेट क्या होता है? In this reaction, you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as a precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. तो ये आपके NCERT के क्वेश्चन में भी है that what is a precipitation reaction. So आप यहाँ से ये वाली लाइन ले सकते हैं that any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. एंड एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल तो ये लिख सकते हैं और लेट मी सी इसमें क्या और एग्जाम्पल दिया हो तो नो इसमें और एग्जाम्पल नहीं दिया है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ। ये रही यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जाम्पल जहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने आपके लिए लिखे, तो आप ये वाला एक सेकंड एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे हमें रिकॉल एक्टिविटी दी हुई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड देन ये रही वो वाली एक्टिविटी जो भी मैंने लिखी थी। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म? आप यहाँ पे लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होगा। मैंने वहाँ पे भी नहीं लिखा था येलो प्रेसिपिटेट। आप यहाँ पे ऐसे करके लाइन डालेंगे और लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है। और इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, इट इज़ ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थी हमारी एक रिकॉल एक्टिविटी जिसमें पूरी एक्टिविटी हमारी हो चुकी है। अब आते हैं 5th नंबर पे जो कि है ये हमारा 5th टॉपिक है एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से हमने लिया रेड और यहाँ से हमने लिया ऑक्स, तो ये बन गया रेड ऑक्स रिएक्शन। Chemical reaction involving addition of oxygen and removal of hydrogen are called oxidation reaction। जहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। से डिफाइन से दोनों की लर्न कर लीजिएगा। एंड जहाँ पे दोनों के दोनों साथ में हो रहे हो तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे Fe2O3 यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ और यहाँ पे जाके वो नहीं रहा, तो ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पे CO था और यहाँ पे जाके वो CO2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन एक बढ़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और ये हम साथ में यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये हो गया एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का है हमें एग्जाम्पल दिया गया, तो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन। I'm just writing oxy, you can write the whole oxidation word। आगे बढ़ते हैं। ये एक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन है, ये भी आप देख लीजिए। CuO plus H2 will give Cu plus H2O।
लेट्स प्रोसीड मूव फर्दर। और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, ये भी आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से एक और एक्टिविटी रिकॉल कराई गई है। यू आर गिवन मैग्नीशियम रिबन एंड यू आर बर्निंग इन एयर। यू ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन burnt with a dazzling flame in air and changed into a white substance. What is the compound formed? Is magnesium ribbon being oxidized or reduced in this reaction? So सबसे पहले कंपाउंड फॉर्म जो हुआ वो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू कैन राइट इट ओवर हियर, मैग्नीशियम MgO। एंड यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। आई एम राइटिंग ऑक्सी, यू कैन राइट द होल ऑक्सीडाइज्ड। कैसे? क्योंकि वो Mg+O2 था तो वो बन गया MgO। Mg+O2 बन गया MgO। तो ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड। So you can write it। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? सो देयर आर टू इफेक्ट्स। फर्स्ट इज करोजन एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी। सो करोजन में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। मतलब क्या है इसका कि मतलब जैसे कि हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो एक करोजन का ही एग्जाम्पल है कि वहाँ पे आयरन जो है वो कोरोड हो गई, उस पर रस्टिंग हो गई। किसकी वजह से? कोरोजन किसकी वजह से होता है? एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है। एंड आगे आते हैं। सो 3-4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स या ऑक्सीडेशन का है। ब्राउनिंग ऑफ कट सर्फेसिस ऑफ फ्रूट, जब हम देखते हैं कि हम एप्पल या फिर ऐसा कोई फ्रूट जब हम कट करके ओपन एयर में रख देते हैं तो वो ब्राउन कलर का होने लग जाता है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। और देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन मेटल लाइक आयरन, रस्ट, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आइटम्स, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आइटम्स, ये सब किसकी वजह से होती है? कोरोजन की वजह से। और आता है रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है? फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, किसकी वजह से? स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू द स्लो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो इसमें जो फूड आइटम्स में जो ऑयल या फिर फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं और वो फूड जो है वो रेंसिड बन जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम रेंसिडिटी को बचा ना होने दें? तो फर्स्ट नंबर इज़ हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। कैसे? कि हम उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं। एज यू हैव सीन दैट जो चिप्स और हमारे जितने भी चीज़ के पैकेट होते हैं वो उन सब में एयर फिल्ड होती है। सो इट इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ एयर, इट इज़ नाइट्रोजन उसमें फिल होता है। क्यों? क्योंकि वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता है और सेकेंडली वो ऑक्सीजन को फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। सो दैट इज़ वाई nitrogen is filled in it. Second, we can keep it in refrigerator, but it will only delay the process but will not stop the process of rancidity. वो उस प्रोसेस को डिले कर देगा फ्रिज में रखने से, लेकिन रेंसिडिटी ज़रूर होगी। सो लाइक दिस आपके पास 2-3 और एग्जाम्पल्स हैं, सो यू कैन गिव इट इन इट। सो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था।
and now we will meet in our next video. Till then, goodbye and thanks for watching. And please like, share, and subscribe. So goodbye.